हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0009 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी के मॉडल पेपर को, जो कि हमारा होगा 2017 का। इसके पहले हम लोगों ने 2016 के मॉडल पेपर का पूरा हल देख लिया था। आज हम लोग उसी के आगे देखेंगे 2017 के मॉडल पेपर का हल, जो कि है हिंदी का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हिंदी होता है इसके लिए आपको एग्जाम में जो समय मिलता है, इसके लिए 1 घंटा का समय मिलता है। 1 घंटा का समय, और जो पूर्णांक होगा वो आपका पूर्णांक होगा 25 का, जिसमें कम से कम 12 लाने अनिवार्य होते हैं। यदि आपका मार्क 12 से कम होता है तो आपका सब्जेक्ट बैक हो जाएगा। हिंदी जो है ये आपका षष्ठम प्रश्न पत्र है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, जो कि शुरू होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1 है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। यानी जो रानी केतकी की कहानी है, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया गया है किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, इंसा अल्लाह खां और प्रेमचंद। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, गेस करेंगे आप लोग? देखिए, अगर किशोरी लाल गोस्वामी को हम लोग देखें तो इन्होंने इंदुमती और गुलबहार कहानियों के लेखक हैं। ये आपके इंदुमती इंदुमती और गुलबहार गुलबहार इसको इधर लिख लेते हैं हम लोग, इंदुमती और गुलबहार। थोड़ा छोटा लिखते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी ने इंदुमती और गुलबहार, ये है गुलबहार, इनकी कहानी है। यानी कि किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती और गुलबहार कहानी है, जो आपका गोस्वामी जी को प्रथम कहानीकार होने का श्रेय प्राप्त है। यानी कि जो किशोरीलाल गोस्वामी हैं, इनको प्रथम कहानीकार होने का श्रेय प्राप्त है, और इन्होंने इंदुमती और गुलबहार की रचना की है। अगर हम लोग जयशंकर प्रसाद का देखें तो जो जयशंकर प्रसाद हैं, ये हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। यानी ये छायावादी युग के जो 4 प्रमुख स्तंभ थे, उनमें से एक हैं। इन्होंने जो इनकी रचनाएं हैं, यानी जो इन्होंने रचना की है, वो की है चित्रधारा। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं आपका चित्राधार, पहला आपका है चित्राधार, कामायनी दूसरा कामायनी नेक्स्ट आपका है कानन कुसुम कानन कुसुम आदि हैं, ये इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें प्रेमचंद्र ने, तो प्रेमचंद्र के द्वारा द्वारा जो लिखित है रचना है, इनके द्वारा है गोदान। इनके द्वारा कफन गोदान हो गया, कफन हो गया, ईदगाह ईदगाह हो गया, फिर गबन गबन हो गया। तो उसके बाद में निर्मला, सेवा सदन, पूस की रात, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। इंसा अल्लाह खां की बात करें तो इंसा अल्लाह खां ने लिखा है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां ने लिखा था। इसका अगर हम प्रकाशन देखें, यानी रानी केतकी की कहानी का प्रकाशन वर्ष देखें, तो ये आपका हुआ था 1803 ईस्वी में। रानी केतकी की कहानी की अगर हम वर्ष देखें, प्रकाशन वर्ष, तो 1803 ईस्वी में हुआ था। इसकी जो भाषा शैली है वो खड़ी बोली की भाषा, यानी इसकी भाषा शैली कैसी है? इसकी भाषा शैली जो है
भाषा शैली जो है वो आपका है खड़ी बोली। इसकी भाषा शैली है खड़ी बोली। तो इसमें उसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, इंसा अल्लाह खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कवि शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग क्या है? चार ऑप्शन दिया गया है, ए, बी, सी और डी। इसमें से कौन सा है जो इसका सही शब्द है कवियत्री का स्त्रीलिंग? तो कवियत्री की अगर हम लोग स्त्रीलिंग की बात करें तो इसका जो स्त्रीलिंग होता है वो आपका होता है कवि इत्री। कवि इत्री जो कि आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? देखिए व्याकरण में अगर हम वचन का सही अर्थ देखें तो इसका वचन का जो सही अर्थ होता है वो होता है हमारा, वो होता है संख्या। व्याकरण में वचन का सही अर्थ जो होता है वो होता है संज्ञा। जिस शब्द के द्वारा जिस शब्द के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या बताई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं वचन। यानी ऐसे शब्द जिसके द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या बताई जाए, यानी कि 1 है, 2 है, 10 है या कितना है। अगर हिंदी में हम लोग देखें वचन के प्रकार जो होता है, वचन के प्रकार अगर हम लोग देखें, वचन के प्रकार अगर हम देखें तो वचन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला एक वचन, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा आदि। इसमें अगर हम लोग देखें तो गायें, कलमें, ये सभी इसके उदाहरण हो गए। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छाई, मानवता, बचपन किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण हैं? यानी किस संज्ञा के उदाहरण हैं? ऑप्शन दिया गया है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। कमेंट फास्ट करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कलम हो गया, किताब हो गया, ये सभी जो होते हैं ये होते हैं जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर हम लोग देखें तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम या स्थान का नाम होता है, जैसे आगरा, मोहन, ये सभी होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में पदार्थ आते हैं, जैसे आपको हो गया सोना, चांदी, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, केरोसिन, ये सभी आपके आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो ये ऐसी संज्ञा होती है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो इसमें इसका एग्जाम्पल देखो तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अच्छाई, मानवता, बचपन, ये सभी इसके उदाहरण हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा के, जो कि हमसे पूछा भी गया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। कोई भी शब्द होगा इसका और एक भी पहचान होता है, जैसे कोई शब्द दिया है, यदि उसमें शब्द प्लस ता प्रत्यय अगर लगा हुआ है तो आपका होता है भाववाचक संज्ञा ही होता है। तो यहाँ देखिए मानो, ये मूल शब्द है और इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द है जो परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण का मतलब होता है जो किसी मात्रा को बताता है, यानी परिमाण का मतलब होता है जो किसी वस्तु के मात्रा को बताता है, वो कितना है, यानी 1 किलो है, 2 किलो है, 5 किलो है, थोड़ा है, कम है, ज्यादा है। तो ये सभी जो होते हैं परिमाण बोधक विशेषण होते हैं। तो इसमें देखिए दिया गया है कैसा, लाल, तिकोना और थोड़ा। तो थोड़ा यही है जिससे परिमाण का बोध हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
इसमें और शब्द आते हैं, यानी परिमाण बोधक में अगर और हम शब्द को देखें तो इसमें आता है जरा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, या अधिक कम, अधिक कम। ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमारा शुरू होता है अत लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 6 से। प्रश्न नंबर 6 है, परा उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। देखिए अगर हम उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग जो होता है इसकी इंग्लिश अगर जो होती है, इंग्लिश आपका होता है प्रीफिक्स। इसकी इंग्लिश जो होती है वो होती है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। उपसर्ग की हिंदी होती है प्रीफिक्स। तो उपसर्ग जो होता है वो आपका किसी शब्द के पूर्व में लगता है, यानी पहले लगता है। प्री का मतलब ही होता है पहले। प्री का मतलब पहले और फिक्स का मतलब होता है स्थिति। तो किसी शब्द के पहले जो स्थित होता है उसी को हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। अब यहाँ परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द लिखना है। तो देखिए परा उपसर्ग का जो अर्थ होता है, परा उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है आगे, पहले, या सर्वोच्च, या हम लोग बोल सकते हैं अधिक। ये अधिक, ये सभी इसका अर्थ होता है। अब परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द हम लोग देखते हैं। दो पूछा गया है तो आप कोई भी दो लिख सकते हैं। देखिए पहला है प्रा प्लस चार, बराबर आपका हो जाएगा प्राचार। नेक्स्ट अगर हम देखें, दूसरा देखें तो दूसरा आपका हो जाएगा प्रा प्लस भाव बराबर प्रभाव। नेक्स्ट देखें हम लोग, नेक्स्ट आपका हो गया प्रा प्लस सन्न, आपका हो जाएगा प्रसन्न। तो हमसे दो शब्द पूछा गया था, ये आपके हो गए परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रत्यय किसे कहते हैं या प्रत्यय क्या होता है। तो अगर हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी अन्य शब्द के अंत में जोड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द का अर्थ बदल देते हैं। यानी सीधा हमको क्या करना है, प्रत्यय जो होता है वो कहाँ जुड़ता है, तो शब्द के अंत में जुड़ता है। शब्द के अंत में जुड़ता है, यानी ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर और नए शब्द का निर्माण करता है, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की अगर हम लोग इंग्लिश देखें तो प्रत्यय की इंग्लिश होती है सफिक्स। प्रत्यय को इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं। अब इसके हम लोग उदाहरण देखें तो उदाहरण आपका जैसे पढ़ना प्लस वाला, पढ़ना में वाला प्रत्यय लगा दिया गया तो ये अब आपका बन गया पढ़ने वाला। पढ़ने वाला। सुंदर में, सुंदर में अगर हम लोग ता प्रत्यय लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगा सुंदरता। सुंदरता। ऐसे हम लोग अगर मानव में लगा दें ता प्रत्यय तो ये आपका हो जाएगा मानवता। मानवता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, काल कितने प्रकार के होते हैं। तो बताना है आपको कि काल के प्रकार कितने हैं या काल कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो देखिए काल के प्रकार की बात करें तो काल के जो प्रकार होते हैं वो टोटल होते हैं 3 प्रकार के। काल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला जो है वो आपका है वर्तमान काल। पहला वर्तमान, दूसरा आपका है भूत, दूसरा भूतकाल, और तीसरा है भविष्य काल। तीसरा है भविष्य काल। तीसरा हो गया भविष्य काल। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं,
तो जिस क्रिया से वर्तमान समय का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि अभी। भूतकाल किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया से भूतकाल के होने का पता चलता है, यानी बीती हुई घटनाओं का जिससे पता चलता है उससे भूतकाल कहते हैं। भविष्य काल होता है ऐसा काम जिसको भविष्य में होने की संभावना होती है, या ऐसा वर्क जिसका आगे चलकर होने की संभावना होती है, तो भविष्य काल में होता है। जैसे अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल देखें, तो मैं पढ़ा रहा हूं, ये वर्तमान का एग्जाम्पल हो गया। भूत का अगर देखें, वे आम खा चुके थे, खा चुके थे, ये हो गया। भविष्य काल का देखें तो वे विद्यालय जाएंगे, ये हो गया भूतकाल का। सॉरी, ये भविष्य काल का था लास्ट वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? या अनुकरण वाचन क्या होता है? तो अनुकरण वाचन जो होता है वाचन का एक प्रकार है, यानी अनुकरण वाचन जो है ये वाचन का एक प्रकार है जिसमें शिक्षक द्वारा पाठ का उच्चारण करने के बाद छात्र उसी तरह से पाठ का उच्चारण करते हैं। यानी सुनकर क्या होता है, सुनकर चीजों को दोहराना जो होता है वो अनुकरण वाचन होता है। अनुकरण वाचन जो सबसे अच्छा करते हैं वो छोटे बच्चे करते हैं। अनुकरण वाचन छोटे बच्चे जो होते हैं ये सबसे अधिक करते हैं। जैसे आप उनसे कुछ बोलोगे तुरंत वो उसी चीज को रिपीट करने लगते हैं, तो इसी को बोलते हैं अनुकरण वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, मौन वाचन के दो उद्देश्य लिखिए। मौन वाचन के दो उद्देश्य लिखिए। तो देखिए मौन वाचन के दो उद्देश्य होते हैं। पहला आपका है मौन वाचन के द्वारा उसके अर्थ को सहजता से ग्रहण किया जा सकता है, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा है गति में वृद्धि होता है। दूसरा जो है गति में वृद्धि होता है, यानी मौन वाचन जो होता है पठन गति को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। तो ये आपका हो गया मौन वाचन के दो उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों का नाम लिखिए। यानी आपसे पूछा गया सीधा सीधा पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो आपका प्रकार होता है 3 प्रकार का। 3 प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जिनमें से पहला प्रकार है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, अब उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, आदि, ये सभी आपके हो गए उत्तम पुरुष। दूसरा जो है मध्यम पुरुष, दूसरा जो है वो मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष क्या होता है? किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए तो वह अन्य पुरुष होता है। सॉरी, मध्यम पुरुष हम लोग दे रहे थे। तो जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए वह मध्यम पुरुष कहे जाते हैं। मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो मध्यम पुरुष में आपका आता है तू, तुम, आप सब, ये सभी आते हैं मध्यम पुरुष के अंतर्गत। तीसरा जो है, तीसरा है अन्य पुरुष। तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है? तो जब किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसके अंतर्गत जो आते हैं, इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो आपके हैं वे, ये, वाह, ये सभी आपके होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से हमारा शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि है प्रश्न नंबर 12 से। यदि आप क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, जो क्लास हम लोग देख रहे हैं, यदि आप इन सभी का पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल का नाम है
PS0099 क्लासेस, PS0099 क्लासेस, वहाँ से जाके क्लास का पूरा PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो एंड होने के बाद PDF अपलोड हो जाएगी। तो देखते हैं गद्य और पद्य में अंतर लिखिए। तो चलिए देखते हैं गद्य और पद्य में कौन अंतर होता है। देखिए जो गद्य है, गद्य भाषा का वह रूप है जो सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होता है, और पद्य भाषा का वह रूप है जो लयबद्ध और छंदबद्ध है। यानी कि जो गद्य है ये बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है, जबकि जो पद्य होता है ये लयबद्ध और छंदबद्ध होता है। दूसरा आपका है गद्य में लयबद्धता या छंद योजना नहीं होता है, पद्य में छंद योजना होता है जिससे यति, मात्रा और तुकबंदी शामिल होते हैं। ये आपका हो गया दूसरा अंतर। अगला देखते हैं, नेक्स्ट हमारा, गद्य में वाक्यों की रचना लचीली होती है और उनकी लंबाई भिन्न हो सकती है, और पद्य में क्या होता है, पद्य में वाक्यों की रचना निश्चित होती है और उनकी लंबाई समान होती है। दोनों का उल्टा है। फिर आपका है गद्य का उपयोग विभिन्न प्रकार की रचनाओं में किया जाता है, जैसे कि कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, समाचार आदि, और पद्य का उपयोग जो होता है ये विभिन्न प्रकार के रचनाओं में किया जाता है, जैसे कि कविताएं, गीत, नाटक इत्यादि में। नेक्स्ट अंतर है आपका, गद्य में विचारों को स्पष्ट और सरल तरीके से व्यक्त किया जाता है, और पद्य में जो होता है भावनाओं को प्रभावशाली तरीके से व्यक्त किया जाता है। तो ये आपका हो गया गद्य और पद्य में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। मौखिक अभिव्यक्ति के कौन कौन से साधन हैं? तो देखिए मौखिक अभिव्यक्ति के कई सारे साधन हैं, जिनमें से हम कुछ देखते हैं। जैसे पहला आपका है भाषण, फिर आपका है वाद विवाद, फिर का है कहानी सुनना, अभिनय, चर्चा, ये सभी जो होते हैं ये होते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के साधन। तो चलिए एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। देखिए मौखिक अभिव्यक्ति के साधन, तो मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के कुछ प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहला आपका है भाषण। तो भाषण एक औपचारिक तरीका है जिसमें हम किसी विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। भाषण में विभिन्न प्रकार की शैलियों का उपयोग किया जाता है, जैसे तथ्यात्मक, वर्णनात्मक और प्रेरणा। तो ये आपका हो गया भाषण। दूसरा तरीका देखते हैं या दूसरा साधन देखते हैं मौखिक अभिव्यक्ति का, तो आपका है वाद विवाद। तो वाद विवाद में क्या होता है, ये दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर अपनी बात रखते हैं। वाद विवाद में तर्क तर्क वाद प्रतिवाद और विचारों का आदान प्रदान होता है। यह आ गया तीसरा आपका है कहानी सुनाना। तो देखिए कहानी सुनाना एक मनोरंजन तरीका है जिसमें हम अपनी कल्पनाशीलता और भाषा कौशल का उपयोग करते हैं। फिर आपका है गायन। तो गायन जो है ये भावनाओं को व्यक्त करने का एक प्रभावशाली तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर है अभिनय। अभिनय में हम अपनी आवाज, शरीर की भाषा और चेहरे के भावों को व्यक्त करते हैं। अभिनय से हम दूसरों को अपनी भावनाओं और विचारों को समझते हैं। फिर आपका है समझाते हैं। फिर आपका है छठा नंबर, चर्चा में व्यक्ति किसी विषय पर अपनी राय और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आपका हो गया मौखिक अभिव्यक्ति के साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, कहानी शिक्षण की उपयोगिताओं पर संक्षिप्त लेख लिखिए। यानी कहानी शिक्षण की क्या उपयोगिता है, इस पे संक्षिप्त लेख लिखना है। तो चलिए देखते हैं कहानी शिक्षण की उपयोगिता। तो देखिए कहानी शिक्षण जो है एक प्रभावी शिक्षण विधि है जो छात्रों को विभिन्न विषयों और अवधारणाओं को सीखने में मदद करती है। यह शिक्षण को रोचक और मनोरंजक बनाता है और छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। कहानी शिक्षण की उपयोगिता के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं, पहला बिंदु आपका है रुचि और ध्यान आकर्षित करना। यानी जो कहानियाँ होती है
वो छात्रों को आकर्षित करती हैं और उनका ध्यान केंद्रित करती हैं, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। दूसरा आपका है अवधारणाओं को समझने में मदद करता है। तो देखिए जो कहानियाँ हैं, यानी कहानियाँ जटिल अवधारणाओं को सरल और आसानी से समझने के योग्य बनाती हैं या छात्रों को अमूर्त विचारों को कल्पनाशील तरीके से समझने में मदद करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 3 नंबर आपका नैतिक मूल्यों को यानी सिखाता है। तो कहानियाँ जो हैं वो छात्रों को अच्छे और बुरे के बीच का अंतर सिखाती है। 4 नंबर आपका है सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। यानी जो कहानी है वो छात्रों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। यह उन्हें नए विचारों और सोचने और नए तरीकों से समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करता है। फिर आपका है 5 नंबर भाषा कौशल में सुधार करता है। तो जो कहानी होता है, ये कहानियाँ जो हैं छात्रों की शब्दावली, व्याकरण और समझने की क्षमता में सुधार करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है, तो वह शब्द जो क्या होती हैं, जो क्रिया की विशेषता बताती हैं या जो क्रिया के बारे में बताते हैं, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण शब्द जो होते हैं ये अभिकारी शब्द होते हैं। अर्थात क्या होता है, अभिकारी शब्द क्या होते हैं, तो ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अभिकारी होते हैं। देखिए क्रिया विशेषण प्रायः क्रिया के पहले आते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वे क्रिया के बाद या वाक्य के प्रारंभ में आ सकते हैं। उदाहरण हम लोग देखें तो वह धीरे धीरे चलता है। उदाहरण है वह धीरे धीरे चलता है। वह धीरे धीरे चलता है। तो इसमें देखिए जो धीरे धीरे शब्द है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया इसमें चलना है, तो धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखें वह प्रतिदिन पूजा करता है। वह प्रतिदिन पूजा करता है। पूजा करता है। तो इसमें जो प्रतिदिन है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये भी आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण इतना होता है बस कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाते हैं, यानी वही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण का ये आपका है धीरे धीरे, प्रतिदिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले या आने वाले जिन दो सर्वनामों शब्दों के संबंध का भाव प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों के संबंध का भाव प्रकट होता है उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, जिसका, जितना, जैसे, जहाँ, जो भी, जिसके लिए, जिससे, जहाँ आदि शब्दों का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है। जैसे वह सोचता है, यानी जो जैसा वह सोचता है और वह वैसा ही करता है। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में ये आपका आता है जो, संबंधवाचक सर्वनाम में आपका आता है जो, जिसका, जितना, जैसे, जहाँ, ये सभी आदि शब्दों का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वह जैसा सोचता है वैसा ही करता है। अगला आपका है जो भी आएगा उसका स्वागत है। वह जिसके कारण परेशान है उसे बताओ। फिर आपका है मैं जहाँ तक हो सकेगा तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है बहुब्रीहि समास
किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बहुव्रीहि समास क्या होता है। ये बहुव्रीहि समास जो होता है, इसमें क्या होता है, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, यानी अन्य पद की प्रधानता होती है बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास क्या होता है, तो देखिए बहुव्रीहि समास में दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं, जो स्वतंत्र रूप से वाक्य में यह अर्थपूर्ण होता है। इस समास में दोनों शब्दों में से कोई भी मुख्य नहीं होता है, बल्कि दोनों मिलकर एक नया अर्थ बताते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे दशानन, दशानन। अभी देखिए दशानन है, तो इसमें आपका है 10 हैं आनन जिसके, आनन मतलब होता है मुख, तो 10 हैं आनन जिसके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रावण। तो ये तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका, तो ये आपके हो जाएंगे भगवान शिव। देखिए बहुव्रीहि समास में दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं, जो स्वतंत्र रूप से वाक्य में अर्थपूर्ण होते हैं। इस समास में दोनों शब्दों में से कोई भी मुख्य नहीं होता, बल्कि ये दोनों मिलकर एक नया अर्थ बनाते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लिखा गया दशानन और नीलकंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपका दिया गया है उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय में कौन अंतर होते हैं, तो आपको पहले अंतर तो परिभाषा ही लिख देना है। परिभाषा अगर लिख देंगे दोनों का, तब भी इसका अंतर हो जाएगा। और अगर परिभाषा नहीं आता तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है। तो उपसर्ग शब्द जो होता है, ये दो शब्दों से बना है, जिसमें से पहला आपका है उप, उप प्लस सर्ग। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला आपका है उप और दूसरा सर्ग। और प्रत्यय शब्द जो आपका है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी प्रत्यय जो है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला शब्द है इसमें प्रति प्लस अय। प्रति प्लस अय मिलने से प्रत्यय बन गया, और उप प्लस सर्ग मिलने से उपसर्ग बन गया। यह हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर, उपसर्ग शब्द जो है ये प्रारंभ में जुड़ते हैं, यानी उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, तो ये आपका जुड़ता है प्रारंभ में। उपसर्ग जो है ये प्रारंभ में जुड़ता है, और प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, तो प्रत्यय अंत में जुड़ता है। प्रत्यय जो है वो अंत में जुड़ता है। उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है, जो होता है अर्थ होता है बदलता है या नया अर्थ देता है, यानी जब उपसर्ग शब्द का अर्थ बदलता या नया अर्थ देता है, ये आपका उपसर्ग हो गया। प्रत्यय शब्द का रूप जब बदलता है तो ये भी नया नया रूप देता है, यानी कि दोनों जब शब्द, यानी चाहे उपसर्ग हम लोग लगाएं चाहे प्रत्यय लगाएं, तो इस दोनों से जब लगाएंगे तो इससे जो क्या होगा, नया शब्द का निर्माण होगा, एक नया शब्द का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, उपसर्ग उस शब्द अथवा शब्द समूह का नाम है जिसका स्वतंत्र उपयोग नहीं होता है, एवं जिसे किसी शब्द के पूर्व कुछ सार्थक विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है। और जो उपसर्ग प्रत्यय आपका होता है, तो जिस शब्दांश का शब्द अथवा धातु में विधान किया जाए वह प्रत्यय कहलाता है। तो ये आपका हो गया उपसर्ग और प्रत्यय। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ देखिए अन्याय, उपयोग, निराश, प्रभाव, विश्वास, सम्मान, ये इसके उदाहरण हो गए उपसर्ग के। प्रत्यय का उदाहरण है लड़का, बड़ा, पढ़ना। फिर आपका है खाना, देना, लिखना, भलाई, बुराई आदि। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप क्लास का PDF नोट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस वहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हमने जितने भी सब्जेक्ट को पढ़ाया है, यानी सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को हमने पढ़ाया है, और सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का PDF आपको यहाँ से मिल सकता है। पहला आपको यहाँ से मिलेगा। यदि आप यहाँ नहीं पाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसी वीडियो में नीचे लिंक लगी होगी, वीडियो में PDF नोट करके लिंक लगी होगी,
वहाँ से आप जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।